मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। एक अच्छा अनुभव था ये, जब मैंने वहां बैठ के महसूस किया कि यहां बैठने वाला व्यक्ति जो कहता है उसका क्या असर होता है। लोग क्या बात सुन के उनके मन में एहसास पैदा हो कि भाई ये जो बोल रहा है ये हमारा अपना है, ये इससे हमें कोई फायदा है। और मैं अपने वक्ताओं से कहूंगा, मैं तो जिलाध्यक्ष जी को भी सुनना चाहता था कि वो क्या बोलेंगे जिससे जनता प्रभावित। आज के अपने भाषण रिकॉर्ड करवा के घर जाके सुनना। जिन लोगों ने अपने अपने भाषण दिए हैं, विवेक सेन साहब, फहीम साहब, इन भाषणों को जरा इस बार घर जाके सुनना कि जो बातें आप बता रहे हैं उनमें से जनता की कितनी समझ में आती है। तो शायद आकलन करोगे तो एहसास होगा। चला के सुनना, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है आप लोगों को। जो नहीं जानता वो मुझे, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। आपने मुझे फोटोओं में, टीवी में, अखबारों में, फोन पे देखा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा नाम सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी तस्वीर देखी है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मेरे पंपलेट पे घर पे फोटो देखे होंगे लगे। ये सच है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सच है कि हमें आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक लड़ाई है, एक जंग है जो जीतनी है, जो आपके बिना नहीं जीती जा सकती। लेकिन कुछ बातें भी आपसे करनी। आप अपना समय निकाल के यहां बैठे हो, मेरे साथ चल के आए सभी सम्मानित नेतागण, अभी मैं उन पर 1 मिनट भी खर्च नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देश आजाद तो हो गया था, लेकिन देश की आजादी के साथ जो पाबंदियां थी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पे, पाबंदी समझते हो? मुझे वहां बैठ के समझ आया कि कैसे समझाना पड़ेगा। पाबंदी का मतलब है जो रोक लगी थी, कैसे कि गरीब, दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग अच्छा मकान नहीं बना सकते, ये रोक थी इस देश में। वो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं, वो अच्छा इलाज नहीं करा सकते हैं, वो अच्छी नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं, उनके पास अच्छे मकान नहीं थे। जो रोक थी, ये रोक भी खत्म हुई। लेकिन जितने लंबे समय ये रोक लगी रही, हजारों साल, उनमें जो लोग हाशिए पे चले गए थे उनके जीवन में क्या बदला? आजादी आई, आजादी के 2 साल के लगभग बाद, 2 साल से ज्यादा समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बना। किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत होती है, एक पॉलिसी की जरूरत होती है। पॉलिसी कैसे, कहां आई? संविधान में। ए बेटा, फोन बंद कर लो, तुम इतने बड़े चिंतक नहीं हो, मुझे सुन लो, यहां बैठा बता रहा हूं। फोन रख लो बेटा, इसको नीचे। फोन हाथ में रख के रिकॉर्ड करके घर जाके सुन लोगे, इतना समय नहीं होगा तुम लोगों को, मैं जानता हूं तुम्हें। जब मैं यही खड़ा होकर जिंदा होकर बता रहा हूं तब तो सुन नहीं पा रहे हो। कौन से झूठ में जी रहे हो? मास्टर पढ़ाता रहे, बच्चा अपना किसी और काम में ध्यान लगा रहे, और फिर वो कह दे कि मैं पास हो जाऊंगा। कैसे हो जाएगा? यहां बैठ के इतने नजदीक से समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा, तो घर जाके क्या समझ आ जाएगा मेरे भाई? यही रहो इसी दुनिया में, मेरे सामने रहो, यही खड़ा हूं ना जिंदा आपके सामने। हो गया साहब, हो गया, अब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ, अब मेरी बात पे गौर करो, तुम स्पेशली करो, तुम्हारा भविष्य है, आने वाले देश की का भविष्य हो आप लोग। अगर भविष्य ऐसा होगा और वो कमजोर होगा, गैर जिम्मेदार होगा, जागरूक नहीं होगा, लापरवाह होगा, उसकी जानकारी कम होगी, उसकी एजुकेशन कम होगी, तो देश का बेड़ा गर्क होना लाजमी है। इसलिए अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। तो हम बात कर रहे थे कि जिन पे पाबंदियां थी उनको संविधान के जरिए अधिकार मिले, अवसर मिले, आजादी मिली। लेकिन एक आजादी के साथ ये अधिकार और मिला, स्पेशल प्रोविजन का जिसको आरक्षण कहते हैं, कि जिन पे नौकरियां नहीं थी, क्योंकि सरकारी सिस्टम बन गया, सरकारी सिस्टम में सबकी भागीदारी, तो इतने % जिनकी जनसंख्या, उन लोगों को भी भागीदारी मिलेगी। जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को 22% की भागीदारी मिली, जैसे ओबीसी को तो तब नहीं मिली थी। ओबीसी को भागीदारी मिली मंडल कमीशन के समय, ये 90 के दशक की बात है, उस पर बात नहीं करेंगे अभी। लेकिन ये तो 2% सरकारी नौकरियां थी। इसके बाद जो और लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? उनको रोजगार कैसे मिलेगा? उनको अच्छी सुख सुविधाएं कैसे मिलेंगी?
उनके घरों में अच्छी रोटी कपड़ा मकान कहां से आएगा? उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कहां से होगी? बीमार होने पे उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था कहां से होगी? इसलिए एक सरकार की जरूरत थी, एक सदन की जरूरत थी, एक पटल की जरूरत थी, जो लोग जनता के बीच से चुन के आए और वो सदन के जरिए, उस सरकार के जरिए, उस लोक समिति के जरिए जनता की भलाई के लिए जो उनके क्षेत्रों में समस्या है उसकी रिपोर्ट बना के लेके आए और अपने यहाँ की समस्या को बताएं। सरकार जो पैसा टैक्स के आधार पर इकट्ठा करती है, टैक्स समझते हो किसे कहते हैं? ये जो बहने बैठे टैक्स समझते हो? टैक्स कितने लोग समझते हैं? टैक्स खड़ा करो हाथ। पूछूंगा सवाल, इसलिए तुम वही हाथ उठाओ जो समझता है। हवा मत उठा देना, फिर बेइज्जती होगी। चलो खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, बताओ टैक्स किसे कहते हैं? ठीक है, कैसा टैक्स देते हैं वही तो पूछ रहा हूं। बैठ जाओ, बैठ। आपने हाथ उठा लिया, आपने हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बधाई। देखिए, इस देश में सरकार जो चलती है ना, सरकार के पास जो धन होता है, बेटा इधर देखो, आपको कह रहा हूं, जो 5-6 बहनें बैठी, ये आपके जीवन का सवाल है। आपको समझ नहीं आएगा, अभी आज समझ आएगा जब भाई समझा रहा है। आप भी समझ लो। जनता जो है सामान खरीदती है, ठीक है? ये जर्सी खरीदी होगी ना मेरी बहनों ने, स्वेटर खरीदे होंगे, चप्पल खरीदे होंगे, जूते और सामान, सजने का सामान, साबुन, कंघा, तमाम चीजें खरीदते हो ना। ये तस्वीरें, कुर्सी मेज खरीदते हो ना, इस पे टैक्स लगता है। टैक्स जैसे कोई सामान 100 रुपए का, आज के टैक्स पे बात करता हूं, जीएसटी लगेगी उस पर 28%, यानी कि 100 रुपए का जो सामान है वो उसमें से 28 रुपए जाएंगे सरकार के खाते में और बाकी जाएगा कंपनी के पास। जिस कंपनी को आपने दिया उस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है? यही पैसा इकट्ठा होके जो हर आदमी टैक्स देता है, बीड़ी का मंडल खरीदे, शराब खरीदे, जो कुछ भी खरीदे, सब पे टैक्स है। ये सारा पैसा इकट्ठा होकर सरकार के कोष में जाता है, वो होता है सरकार का बजट। कुछ प्राकृतिक रिसोर्स भी होता है कि लकड़ी है, खनन है, उससे भी आता है। और जैसे पेट्रोल पर टैक्स है, पेट्रोल की अगर एक्चुअल कीमत आप देखोगे तो मार्केट में 40 रुपए करीब है कच्चे तेल की। फिर वो कच्चे से वो होता है, रिफाइन होता है, फिर उसके बाद उस पर टैक्स लगता है। स्टेट का अलग लगता है, सेंटर का अलग लगता है, क्योंकि 2 सरकारें होती है हमारे यहाँ। कितनी सरकारें होती है? एक केंद्र की सरकार, एक स्टेट की सरकार, 2 सरकारें। उससे नीचे भी सरकारें बनी है, संविधान ने बनाई, जिनको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जिनको हम चेयरमैन ही कहते हैं, जिनको हम नगर निगम कहते हैं। ये भी सरकार है एक तरह की। तो कुछ टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है, कुछ स्टेट के पास। वो पैसे से ही सरकार पॉलिसी बनाती है। ये पैसा किसका होता है? जनता का, आपका और हमारा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा टैक्स फ्री है। जनता के का जो टैक्स है वो बिल्कुल फ्री नहीं है। अगर आप कुछ भी खरीदोगे, 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो 28 पैसे सरकार के खाते में जाएंगे। समझ आया? अगर एक परिवार एक महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदता, पूरा परिवार मिलकर 10,000 रुपए खर्च करता, तो 2800 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। इसी पैसे से बजट बनता है, इसी से पॉलिसी बनती है, इससे पुल बनता है, इससे सड़क बनती है, इससे स्कॉलरशिप आती है, इसी से और तमाम तरह की योजनाएं बनती है तरक्की के लिए, विकास के लिए। अब सवाल यह है कि जिन लोगों पे नौकरी जिनको मिल गई उनका तो जीवन में बदलाव हो गया, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली उनका क्या हुआ? उनके जीवन में सुख सुविधाएं कैसे आएंगी? उनकी जिम्मेदारी थी सरकार की कि सरकार चाहे उनको जमीन दे परिवार चलाने के लिए, रोजगार के लिए, चाहे लोन दे, चाहे और कोई तरीका इख्तियार करे, लेकिन हर आदमी को भारतीय संविधान ने गारंटी दी है कि रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं समस्या होनी चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। हर व्यक्ति को खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और सर ढकने के लिए छत की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, जिसको हम टैक्स देते हैं। लेकिन आप महसूस करो, जो सरकारें बन गई हैं, क्या कभी चुनाव के बाद पूछने आती कि आपके घर में खाने के लिए भोजन है या नहीं है? कभी पूछने आती है कि भाई आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं या नहीं है? सर्दी होगी है तो गर्म कपड़े हैं या नहीं है? गर्मी आ गई तो ठंडे कपड़े हैं या नहीं है? कभी आती है क्या? कभी ये पूछने आते हैं आपका मकान कच्चा है पक्का तो हम इसको ठीक करवा दें, पक्का मकान? आती है क्या कभी? और तो और जो भी भविष्य में जो भी सरकारें अभी तक बनी है, जो बनेगी, वो सरकारें आजकल एक गठजोड़ से बन रही है। इस बात को भी समझना मेरे नौजवान साथियों, ये बहुत बड़ा खेल है। आज मैं आपको बात बता रहा हूं, जो बात
बहुत इंट्रैक्शन लोगों को बतानी चाहिए जो उस बात को समझते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, क्योंकि आपको भी कल देश में योगदान करना है। आप महसूस करो, एक गठजोड़ है। पूंजीपति, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, बड़े बड़े उद्योग वाले सरकार को पैसा देते हैं। सरकार उस पैसे को गरीब लोगों पे खर्च करके, पैसा बांट के, पैसे में वोट खरीद के और तमाम तरह की चीजें करके सरकार बनाती है। अगर ना बना पाए, जो भाजपा की सरकार है उसकी बता रहा हूं, वो क्या करती है, किसी के विधायक तोड़ती है, किसी को डराती है, झूठे मुकदमे लगा के, तमाम तरह की चीजें करके अपनी सत्ता बनाती है, और फिर वो जिनसे पैसा लिया उनके लिए काम करती है। तो अब सरकार जिनके से पैसा लेती है उनके लिए काम करे तो बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसा तो आपसे भी लेती है टैक्स के रूप में, लेकिन काम आपका तो नहीं करती। भाई, आपके बच्चे को रोजगार मिले ना मिले, कभी कोई पूछता है क्या? आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही नहीं मिल रही, कोई पूछता है क्या? बीमार होने पे इलाज के पैसे कहां से, कोई जानकारी लेता है क्या? तो सरकार आपसे भी पैसा लेती है और पूंजीपतियों काम करती है, आपकी नहीं करती। इसका मतलब सरकार आपको जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं समझती। अगर सरकार आपको जानवर से ज्यादा समझती, आपके बारे में सोचती, तो जानवरों के लिए भी यहां गौशाला बनी है बड़ी बड़ी। तो जो लोग सड़कों पे पड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे पड़े हैं, पुल के नीचे पड़े हैं, भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े, सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाती। अब सरकार आपसे महीने में पैसे तो लेती है 2800 रुपए से ज्यादा टैक्स के नाम पे, और आजकल आपकी वोट खरीदने के लिए देने लगी है 200-300 रुपए का राशन। आप ये समझते हो कि सरकार ये हमें कोई दया कर रही है। आपका पैसा, आपने अच्छा सोचो, कोई एक बहन इसको अपने ऊपर ले लो। देखो भाई, कुछ अम्मा कुछ कह रही है। अगर मैं, आपने, बिटिया आप खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, नीली जैकेट वाली खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। छोटा बड़ा भाई बुलाए तो खड़े होना चाहिए। नाम क्या है? टीना। अगर आप मुझे 1000 रुपए दो बिटिया, और मैं आपको 500 रुपए का सामान देके 500 रुपए अपनी जेब में रख लूं, तो आपका पैसा मेरी तरफ है या मेरा पैसा आपकी तरफ? बता। तो सरकार, जब आपने सर मुझे 2800 रुपए दिए, मैं सरकार हूं, और मैं आपको 500 रुपए का राशन दे दूं, तो अब मैंने आपके ऊपर एहसान किया या आपका पैसा भी मेरी तरफ बकाया है? यस, बैठ जाओ। मैं आपको यही बता रहा हूं, हमसे टैक्स लेके हमारे लिए काम न करने वाली और पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकारों ने हमें जानवर समझा है, मूर्ख समझा है, बेवकूफ समझा है। वो हमें 200-300 रुपए का राशन देके हमें दिखाते कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। वही पैसा बिजली के दाम बढ़ा के, पेट्रोल के दाम बढ़ा के, डीजल के दाम बढ़ा के, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा के, वही पैसा सरकार हमारी जेब से काट ले। आप महसूस करो, 10 साल पहले गैस के दाम क्या थे? टीना, बिटिया, 10 साल पहले गैस के दाम क्या थे सिलेंडर के, पता है क्या? 350 पौने 400 रुपए का आता था, 340-350 रुपए का। घर पे देके जाता था 10 रुपए लेके वो। अभी कितने का आता है बिटिया? 950 रुपए का। बैठ जाओ। 350 की चीज 950 की होगी है, और सरकार ऐसा दिखावा करती है जेब काट के, जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो गलती सरकार की नहीं है, सरकार का काम है आपको उल्लू बना के आपकी जेब काटना। और आपने तो उनको वोट दी, आपने तो उनको ताकत दी कि आओ हमारी जेब काटो, आओ हमें बिल्कुल भूखे कर दो, आओ हमारे साथ लूटपाट कर दो। अगर आप उनको वोट न देते तो फिर वो ताकत में कैसे आते? हमारी गलती की वजह से हम इस देश में गरीब, बेबस, लाचार और भूखे और तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। और हम रोज पूरे साल रोते रहते हैं कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हम पे खाना नहीं, हम पे पीना नहीं, हमारा ये धर्मशाला अच्छी नहीं बनी है, हम धर्मशाला अच्छी बनाना चाहते हैं, गुरुघर में ये नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, टंकी नहीं लगी है, और तमाम तरह की समस्या, महंगाई बढ़ रही है, हम कहते रहते हैं। लेकिन क्या करें, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो पूंजीपतियों का भला करना, आपका थोड़ा ही करना है। तो आप भी अपने बारे में सोचो। मैं अभी उस बहन से पूछ रहा था कि आप ये बताओ, आप वोट क्यों दोगी? तो उसने कहा भाई हम तो वोट दे देते हैं। मैंने कहा अब तक किसको दी? कि अब तक तो मायावती जी को दे रहे थे। मैंने ठीक, मैंने अब किसको दे? अब आपको दे दोगे। मैंने कहा मुझे क्यों दे दोगे? सोचने का सवाल है कि मुझे क्यों दे दोगे। मैंने इनसे पूछा, कोई आके मीठी मीठी बातें करे, झूठे वादे करे, तो आपको उसको वोट दे देनी चाहिए? तो फिर ये कहने लगे हाँ बात तो सही है। मैंने कहा हर आदमी आके अच्छी अच्छी बातें करेगा ना, अगर खराब बातें करेगा तो आप क्यों वोट दोगे उसको? उसकी बातों में क्यों आओगे? तो असल ये है कि आपको यही नहीं पता कि आपकी वोट कितनी कीमती है। ये वोट वो ताकत है जो हर गरीब की जिंदगी बदल सकती है। इसी वोट के ताकत पे नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसी वोट के ताकत पे योगी आदित्यनाथ इस देश के मुख्यमंत्री बने। आपने भी मायावती जी को 4-4 बार चीफ मिनिस्टर इसी वोट की ताकत से बनाया।
लेकिन अब उनको आप दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देते तो 5 साल में आपका पूछताछ कभी करता नहीं करता? किया है क्या? जिसको आपने 5 साल पहले वोट देके लोकसभा का मेंबर बनाया, उनका नाम है गिरीश चंद, है या नहीं है? यही नाम है ना, गिरीश चंद? बताओ ना, क्या नाम है उनका? 5 साल में आए, कभी आपको पूछने आपके हाल क्या हैं? कभी पूछने आए कि घर में रोटी है या नहीं है? कभी पूछने आए कि सर पे छत की व्यवस्था होगी या नहीं होगी है? कभी पूछने आए कि जो ओल्ड महिलाएं होंगी, बूढ़ी महिलाएं होंगी, माए बहन, उनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही? कभी पूछने आए? कभी पूछने आए कि आपके बच्चे को पढ़ाई में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? कभी पूछने आए कोई बच्चा बीमार है, इलाज के लिए कुछ पैसे की जरूरत तो नहीं? कभी आए क्या? अब तक इसका मतलब जिनको आपने वोट दिया उन्होंने आपकी वोट का सही प्रयोग नहीं किया और उल्टा आपको ठगा। अब पिछले 10 साल से इसी उत्तर प्रदेश और देश में भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और जब भी कहीं भी कोई जुल्म जाति अत्याचार होता है तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, कभी आपको पीठ नहीं दिखाते। लाठियां भी खाते हैं, मुकदमे भी झेलते हैं, जेल भी जाते हैं, तमाम तरह का अन्याय भी सहते हैं। और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि प्रशांत जी, जो मेरे छोटे भाई हैं, हमारे नेता भी हैं, आपने उनको वोट देके जिला पंचायत का मेंबर बनाया, इसके लिए मैं आपका दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि 24 घंटे 7 दिन प्रशांत को जब आप याद करोगे तो प्रशांत को आपकी मदद के लिए खड़ा भी रहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं, आपने प्रशांत को ताकतवर बनाया तो प्रशांत ताकतवर हो गया। अब आपका चंद्रशेखर आजाद आपसे ताकत चाहता कि इस लड़ाई को लड़ने में आप मेरी मदद कराओ। आपने इतने नेता को अजमा लिया। एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। ठीक है, तो आपको लड़ने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। आप यहां बैठे हैं, कई घंटे आपके खर्च हो गए। इस कई घंटों में आप रोटी बनाते, घर के काम करते। अभी एक माँ कह रही थी बेटियों को पीछे बैठे कि पता नहीं क्या कह रही थी, मैं तो सुना नहीं। इसको पता क्या कह रही थी? क्या कर ले जाके घर में? कुछ करने को कह रही थी ना? हाँ, खाना बना। तो आप खाना भी नहीं बन पा रहा है। अब आप खाना नहीं बनाओगे तो ये खा नहीं पाएंगे, तो बड़ी समस्या हो रही है। मगर रोटी खाए बगैर आदमी रह सकता है प्यारी बहनों, भूखा रह सकता है, लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस देश में ये जो अधिकार आज हमें मिले हैं, जो कुर्सियां सजी है और मैं माइक पे बोल रहा हूं, ये कुर्सी पे आप बैठे हैं, ये गुरु घर बना है, इसका अधिकार इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। आज वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा भी हो सकता है कि कल वोट का अधिकार भी ना रहे, आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए भी कोई ना आए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस लड़ाई में आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हो कि देखो, परिवर्तन कौन करेगा? परिवर्तन करते नहीं है, ये सच है। लेकिन परिवर्तन कौन करेगा? जिनको समस्या होगी, जो चाहते होंगे भाई ये ठीक होना चाहिए। समझ रहे हो? जिसके जो खुशहाल है वो क्यों परिवर्तन करेगा? पैसे वाले लोग क्यों परिवर्तन करेंगे? भाई पैसे वाले क्यों चाहेंगे मोदी जी हट जाए? उनका तो फायदा हो रहा है ना। आपका फायदा हो रहा है क्या? आप चाहते हो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। नहीं, दोनों हाथ खड़ा करो, एक हाथ वाले को नहीं माना जाएगा। ठीक है, नीचे करो। अगर आप चाहते हो तो चंद्रशेखर ताकतवर कैसे होगा? कैसे होगा? लोकतंत्र में ताकतवर वैसे होते हैं। लोकतंत्र में आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, इससे मैं बीमार तो हो सकता हूं, ताकतवर नहीं हो सकता। आप 500-400 किलो फूल मेरे ऊपर गिर दो, इससे मैं दब तो सकता हूं, लेकिन ताकतवर नहीं हो सकता हूं। आप मेरे खूब जयकारे नारे लगा दो, इससे मेरे कान खुश तो हो सकते हैं, लेकिन ताकतवर नहीं हो सकता हूं। ताकतवर भी इसलिए कि आपके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ करने के अवसर नहीं होंगे मैं क्या कर दूंगा? मेरे दिल में तमन्ना क्या, सुनो। मैं चाहता हूं बहनों के लिए बढ़िया कॉलेज और स्कूल बने, इनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए, पढ़ाई के लिए किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इनके लिए मुफ्त पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ये और आगे बढ़ना चाहती हो, कोई नौकरी करना है, तो कंपटीशन की तैयारी के लिए इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो लोन देके प्राइवेट रोजगार, बड़े बड़े उद्योग यहां लगवा के कंपनियों में रोजगार और तमाम तरह की सुविधाएं, जिससे भी उनके जीवन में खुशहाली है, उनकी जेब में पैसा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कुटीर उद्योग लगा के यहीं पे पढ़ी लिखी बहनों को गांव में ही कच्चे माल का बनाने का रोजगार मिल सकता है। 15-20 हजार रुपए महीने, यहीं से आपके घर में पैसा आना शुरू हो सकता है। बहुत सारी तमन्नाएं करने की, अच्छे सड़कें बने, अच्छे हॉस्पिटल बने। आज हॉस्पिटल में भी तमाम तरह की जो दवाइयां हैं, तमाम तरह के टेस्ट और इलाज सब गरीबों के लिए मुफ्त हों, कि किसी को इलाज के लिए कर्जा न लेना पड़े। बहुत कुछ है करने के लिए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले क्या कहा था। आप मानते हो ना सतगुरु रविदास जी महाराज? हाथ खड़ा करो जो मानते। बहुत बढ़िया। उन्होंने 600 साल पहले कहा था,
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे बस। इस बात का मतलब क्या है समझो। सतगुरु जी 600 साल पहले कह रहे हैं कि अगर राज हो तो ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी को अपमानित ना किया जाए, किसी का लूट मचाई चोरी हत्या ना हो, और सब लोग खुशहाली से जिए। उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। कौन सा राज? तेज से बोल के बताओ। बेगम को संधि विच्छेद करो, बेगम। बेगम का मतलब जहां कोई गम ना हो। अगर ऐसा राज हो जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो तो वो राज अच्छा होगा बुरा होगा बताओ? जब हर व्यक्ति खुशहाल होगा राज अच्छा होगा बुरा होगा? ऐसा राज लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज जो मोदी जी की सरकार है वो अपने हिसाब से राज लाना चाहती है। उनका राज का एजेंडा ये है कि देश की 85% आबादी गुलाम बन जाए और 10-15% ताकतवर अमीर पैसे वाले लोग इस देश पर राज करें। और हम ये चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करे, सबको खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, पहनने के लिए कपड़ों की दिक्कत ना हो, सबके पास अच्छे मकान हो, सबके पास जमीन हो, सुख सुविधाएं हो, सब खुशहाली से जी। हम ये चाहते हैं। तो मोदी जी अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, उनको उनके लोग वोट कर रहे हैं, और हम अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, तो हमें आपके वोट की जरूरत है। अब आप बताओ कि कौन कौन आदमी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को वोट देगा? हाथ खड़ा करो पहले, दोनों हाथ। आपका हाथ उठा के रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, बिल्कुल जिद्दी आदमी हूं। और इनका एक उठा हुआ मन बदल सकता है क्या? इधर जो बहन खड़ी है इसका हाथ नहीं उठा हुआ, नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नीचे करो। देखा भाई, एक होता है दिखावा कि भाई चंद्रशेखर भाई खड़ा है, हमारा भाई है, इसका मान रखने के लिए हाथ खड़ा कर दो। पापा की नहीं मानती आज माँ, जा जब मानती नहीं, कह दे अपने पापा को, जो हो कर लेंगे, ठीक है? अभी खत्म करेंगे बेटा, रुक जा, ठीक है? तो एक तो होता है कि भाई चंद्रशेखर हमारा भाई है, खड़ा, इसके लिए हाथ उठा। एक होता है मन से कि भाई हमें से गरीबी को खत्म करना है, हमें इतने साल हो गए इसमें जीते हुए, अब हम इस गरीबी को देखना चाहते हैं, अब हमें भी सुख सुविधाओं की जिंदगी चाहिए। तो हाथ खड़ा करके बताओ जो लोग वास्तविकता मन से चंद्रशेखर आजाद को प्यार करते हैं या चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। मन से हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक, नीचे करो। अब हमारा चुनाव निशान बताओ क्या है? तुम लोग चुप हो जाओ, तुम तो योद्धा हो ना, तुम चुप हो जाओ, इनको बोलने दो, इन्हीं को दिक्कत है। बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? नहीं अभी नहीं, सबसे पूछना पड़ेगा। ईमानदार से बताओ, जिसको नहीं पता था आज से पहले वो हाथ खड़ा करो। जिनको पता था वो मत खड़ा करो, जिनको अभी पता लगा वो हाथ खड़ा करो। लग गया? अब ऐसा तो नहीं कि अब केतली मेरे होते दिख रही हो, मेरे जाने के बाद केतली भूल जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे जाने के बाद यहाँ पैसे वाले लोग भी आएंगे कुछ दिनों बाद, इधर गौर कर लो। देखो मेरे जाने के बाद यहाँ पैसे वाले लोग आएंगे जो बहुत पैसे वाले हैं, आपको कहेंगे बैठो भाई, ये कहेंगे 1000-2000 रुपए ले लो, उसको छोड़ो, गरीब आदमी को, हमारे साथ हो जाओ। आपको लगेगा भाई जब पैसे की जरूरत तो है, लालच में नहीं आने की, पक्का। अच्छा एक बात और सुन लो, इस पे भी हमारे गुरु एक बात कह गए, उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। वोट को बेचना नहीं होता, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना होता है। तो आप बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद के होते हुए कोई और जिम्मेदार व्यक्ति है जो आपकी लड़ाई लड़ लेगा? ईमानदार से बताओ, नहीं है ना? तुम्हें भरोसा है नहीं मेरे ऊपर? पहले बताओ, जोर से बताओ, है नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुम्हें इनके ऊपर भरोसा है नहीं अपने भाइयों पे? सच बोलो, मुझे कम लग रहा है तभी तुम चुप हो गई हो। बताओ अपने बेटों पे भाइयों भरोसा है नहीं इन पे जो बैठे हैं? चलो इनको अब तो इकट्ठी होगी बातचीत हो। अब ये सुनो, अभी तो आपने एक फेस देखा, पहली बात, एक मिनट रुक जाओ, मैं धन्यवाद दूंगा, पूरी कमेटी का नाम पढ़ूंगा अभी, लेकिन जयंती कब है? इस बार जयंती हम लोग किसी नए तरीके से मना रहे हैं। कैसे? अब तक तो जयंती हमने कैसे मनाई? तुमसे भी एक वादा लूंगा, अभी पता लग जाएगा तुम्हें, ठहर जाओ, रुको, लट तैयार है, रुको। देखो आपको तो ये करना है, आप घर में रहते हो, 23 तारीख की रात को दीपक जलाना है। क्या करना है? दीपक जलाना है। क्यों जलाना है ये भी पूछो, हर चीज को ऐसे मत मानो ना। जब आप दीपक जलाओगे तो घर में प्रकाश होगा, ठीक है? दूसरा, आपके जो बच्चे हैं वो पूछेंगे कि भाई आज ऐसा क्या है कि आप दीपक जला रहे हो, तो आप उनको बताना कि कल हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, जो 650 साल पहले हमें पूरी दुनिया को रास्ता दिखा के गए। तो उनकी जयंती हम लोग कल बना रहे हैं, इसलिए आज हम लोग अपने घर में
क्योंकि बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। ठीक है, ये तो एक बात। दूसरी बात है हिम्मत तुम में अगर हिम्मत है तो फिर वादा करो कि जयंती वाले दिन जो लोग शराब पीते हैं वो शराब छोड़ देंगे। दिखाओ हिम्मत। देखो, मेरी तुम्हारी वोट की लड़ाई थोड़ा ही, मुझे तुम्हें सुधार के सही रास्ते पर भी लाना है, समझ रहे हो? मेरी कोई तुमसे वोट की लड़ाई थोड़ा ही अकेली कि वोट 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 तो सारी दुनिया मांगने आ जाएगी। मुझे तुम्हें उज्जवल भविष्य उसके बारे में सोचना। बताओ, करो वादा जो लोग शराब छोड़ देंगे। बस हो गया काम। अब ये कहेंगे हम तो पीते नहीं तो छोड़ेंगे कहां से। मैं जानता हूं कौन कौन पीता है, समझ रहे हो? यहीं से खड़ी करवा दूंगा माए बहने, एकदम बता देंगे चलो छोड़ो। मगर बात समझो, अगर ये शराब अच्छी होती तो सतगुरु रविदास जी महाराज कह के जाते कि शराब पिया कर। अगर ये अच्छी होती तो बाबा साहब अपने 4-4 बच्चे कुर्बान जिन्होंने किए हमारे लिए, वो कह के जाते कि शराब पिया कर। ये अच्छी होती तो मान्यवर काशीराम साहब कह के जाते कि भाई शराब पिया। ये आपका सामाजिक अपमान भी करती है और आर्थिक नुकसान भी करती है। ठीक है, मैं धन्यवाद दूंगा भाई बोबी का, हाथ उठाते रहना, सौरभ का, सोनू, अनिकेत, रोहित, राजव, राजीव, सचिन, दीपक, अरविंद, सचिन, आंसू, अनिल, अरुण, गौरव, शिवम, भोलू, अर्जुन, सचिन, मुनीत या मुनीत है? कहाँ है मुनीत? मुनीत कहाँ है? काम में लग रहा हूं। चलो ठीक, इन सबका धन्यवाद, इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। मुनीत कहाँ हो? मुनीत, अच्छा ठीक। इन सब भाइयों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, एक एक पैसा इकट्ठा करके बढ़िया टेंट लगाया, बढ़िया कुर्सी ला, किराए के है ना कुर्सियां, अपना पैसा खर्च करके इन्होंने ये कार्यक्रम कराया, मुझे बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन याद रखो, इससे भी आगे बढ़ के हमें एक एक वोट तैयार करनी है। जिनके वोट नहीं बने उनके वोट बनवाने हैं। किसी ने डुप्लीकेट वोट बनवा दिया है उसका वोट कटवाना, ये जिम्मेदारी है। और एक एक बूथ पे अपनी जो वोट है उनको चुनाव वाले दिन पोलिंग स्टेशन पे लेके जाना है। पोलिंग परसेंटेज ऐसे करवा देना है जैसे प्रधानी के चुनाव में होता है, समझ रहे हो? ये है इस बार करो मरो की लड़ाई। हम किसी भी कीमत पे एक वोट का भी नुकसान नहीं होने देंगे, ये समझना है। ठीक है, अब आखिरी बात ये है, ला भाई केतली दो। ये तो आपको पता लग गया चुनाव चिन्ह क्या है, पक्का? अभी आखिरी बात तो बाकी है। देखो क्या लिखा है, दिख नहीं रहा ना? अब देखो कुछ क्या लिखा है। यस, क्या लिखा है बताओ। देखो आप बात सुनो, मैं भी कोई धन्ना सेठ का बेटा तो है नहीं, मैं भी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मेरे पास भी बहुत बड़े साधन संसाधन नहीं है। और जिनसे मुकाबला वो कितने पैसे वाले तुम उनको जानते हो। ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया, ना झूठ बोला, ना कोई छल किया, ना ही किसी को सताया, ना किसी की जमीन दबाई। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए साधन संसाधन की जरूरत है या नहीं है? बिना पैसों के चुनाव हो जाएगा क्या? तो उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी साधन संसाधन की जरूरत है। लेकिन हमारी संख्या बहुत है, वो उनके पास पूंजीपति कम, ज्यादा की संख्या कम है, हमारे पास हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर हम एक एक रुपया भी जुटाएंगे तो लाखों रुपए हो जाएंगे, जिससे हम अपना चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। अगर सहारा अपने लोग, जैसे पूंजीपतियों का सहारा लेके भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो सहारा कौन देगा हमें? हमारे लोग। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, हटो भाई, जगह खाली छोड़ दो, ये दो। अब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया। जो भी हमारी मदद करना चाहता है, चाहे वो 1 रुपए का सहयोग करे, क्योंकि गरीब का, ईमानदारी का एक रुपया अमीर के लाखों रुपए से बढ़कर होता है। ईमानदारी का, मेहनत का पैसा जो है ना, ये फलता है। इसलिए मैं आशीर्वाद स्वरूप ये चाहूंगा कि मेरी माए बहनें और मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, चाहे वो 1 रुपए का सहयोग करे, कोई ज्यादा करना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कुदरत सतगुरु जी ने दिया है, कुदरत ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन 1 रुपए का सहयोग कम से कम करें, जिससे कि मुझे एहसास हो कि वहां मुझे प्यार करने वाले कितने लोग हैं, मुझसे प्यार करने वाले, मुझ में उम्मीदें रखने वाले कितने लोग हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, नहीं किसी और को, रुक जाओ, आप अपने आप उठ के आना। जो मेरे लिए इतनी दूर चल के नहीं आएगी ना, वो मेरे लिए वोट डालने कैसे जाएगी? ये तो खराब हो जाएगा। जो मुझसे प्यार करता है वो अपनी हिम्मत से आके इस लड़ाई में सहयोग करे। ठीक है, अगर तुम लोग पहले आ रहे हो तो बहनों को देख लेना, कभी बहनें इधर से आए तो दिक्कत होगी। तुम लोग पहले इनको आने दो।